अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे मसले के बारे में जो पाकिस्तान में मर्दों और ख़वातीन दोनों में कॉमन तो बहुत ज़्यादा है, यानी अक्सर बहुत सारे लोगों को ये मसला होता है, लेकिन शर्म के मारे पहले तो अपने घर वालों को, अपने यार दोस्तों को नहीं बता सकते और डॉक्टर के पास तो जाते हुए ख़ास तौर पे उनको बहुत ज़्यादा घबराहट होती है। ये मसला है हेमरॉइड्स का, जिसको उर्दू में हम कहते हैं बवासीर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस ऐसे मसले पे कि जिस पे बात करना बहुत ज़रूरी है। बात हमारी ये होगी कि ये क्या चीज़ होती है, ये क्यों होती है बवासीर, इसकी अक़साम कितने किस्म की होती हैं और इसका जो इलाज है जिसमें घरेलू टोटके भी शामिल होंगे, कुदरती इलाज भी शामिल होगा, मेडिकल का इलाज भी शामिल होगा और सर्जरी या ऑपरेशन के क्या ऑप्शन है वो भी शामिल होंगे। तो इस बारे में बात होगी, तो इसलिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें ताकि इन तमाम बातों के बारे में आप जान सकें अपने लिए और अपने किसी दोस्त, फैमिली या रिश्तेदार के लिए। सबसे पहला सवाल पैदा होता है कि बवासीर होता क्या है या होती क्या है। हेमरॉइड्स क्या हैं? ये बुनियादी तौर पे आपका स्टूल या पखाना जहाँ से आप पास करते हैं, जिस एरिया से वो आपके जिस्म से बाहर निकलता है, तो उस जगह पे जो वेन्स होती हैं तो वो फूल जाती हैं प्रेशर की वजह से। हमारे जिस्म के अंदर खून की दो किस्म की नालियाँ हैं। एक वो होती हैं जिसको हम आर्टरीज़ कहते हैं, जो दिल से खून को लेके जाती हैं जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों की तरफ। दूसरी होती हैं वेन्स वो खून की नालियाँ होती हैं जो गंदा खून, डीऑक्सीजनेटेड, जिसके अंदर खुराक और ऑक्सीजन नहीं होती, उसको दिल की तरफ वापस लेके जाती हैं, तो इनको हम वेन्स कहते हैं। तो पखाना पास करने वाली जगह की जो वेन्स होती हैं वो प्रेशर की वजह से जब फूल जाती हैं तो फूलने के बाद ना सिर्फ उनमें दर्द होता है, वहाँ पे बेचैनी रहती है, वहाँ पे ख़ारिश होती है, बल्कि बाज़ औक़ात तो ब्लीडिंग भी हो जाती है और इस अमल को हम कहते हैं हेमरॉइड्स या बवासीर। एक सवाल जो लोगों के जहन में आता है कि उनको या किसी को भी हेमरॉइड या बवासीर होती क्यों है। इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं कि बाज़ लोगों में एक वजह होगी, बाज़ में एक से ज़्यादा होंगी और फिर वो वजह बन जाती है बवासीर की। मिसाल के तौर पे लोगों को अगर बहुत ज़्यादा कब्ज़ रहती हो तो ये वजह हो सकती है बवासीर की। बाज़ औक़ात लोग बहुत हार्ड स्टूल पास करते हैं, मुश्किल से उनको स्टूल आता है या पखाना आता है, तो वो वजह बनती है बवासीर की, प्रेशर जो पड़ना है वेन्स के ऊपर। इसी तरह से कुछ लोगों को आदत होती है कि वो काफ़ी देर तक वॉशरूम में बैठे रहते हैं मोबाइल लेके और वैसे भी काफ़ी देर लगाते हैं, तो उससे भी प्रेशर पड़ता है, तो बवासीर होती है। हाँ, ख़वातीन को हमल के दौरान प्रेशर पड़ जाता है या बच्चे की पैदाइश के बाद भी ऐसी सूरत हाल होती है कि इस एरिया पे प्रेशर पड़ता है तो बवासीर हो जाती है। वो लोग जो जिम जाते हैं, वेट लिफ्टिंग करते हैं, तो उनके अंदर भी पेट का प्रेशर यहाँ पे आता है, तो उससे बवासीर होने का डर होता है। वो लोग जो मोटापा का शिकार होते हैं तो उनको भी बवासीर हो सकती है। अगर आप कम पानी पीते हैं और इसी तरह से वो लोग जिनको गर्म मिर्च मसाले वाली चीज़ें खाने की आदत हो तो उनको भी ये आदत बवासीर की तरफ लेके जाती है। और बाज़ का तो ख़ानदानी मसला होता है, हेरिडिटरी प्रॉब्लम होता है, कुछ फैमिलीज़ होती हैं कि जिनमें ये मसला रहता है, तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की वजूहात हैं और इनमें से एक या एक से ज़ायद वजह भी हो सकती है किसी में, और जो लेके जा सकती है आपको बवासीर की तरफ। और अगर बात करें कि कितने अक़साम की होती है, कितने टाइप्स की होती है, तो दो तो बड़ी बड़ी इसकी टाइप्स होती हैं या कैटेगरीज़ होती हैं। एक को हम कहते हैं इंटरनल हेमरॉइड, यानी अंदरूनी बवासीर। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है ये अंदर ही रहती है, वहाँ पे सोज होती है, तो अक्सर दर्द तो ज़्यादा नहीं होता लेकिन ब्लीडिंग होती है इसमें। एक होती है एक्सटर्नल हेमरॉइड, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि ये जिस्म से बाहर आती हैं, इससे सोज भी होती है और दर्द भी बहुत ज़्यादा होता है। तो ये दो तो मेन इसकी कैटेगरीज़ हैं, लेकिन फिर एक ग्रेडिंग सिस्टम भी है। ग्रेडिंग सिस्टम ये बताने के लिए होता है कि शिद्दत कितनी ज़्यादा है। मिसाल के तौर पे ग्रेड 1 में जो बवासीर होती है वो जिस्म के अंदर ही रहती है, वहाँ पे सोज पड़ी होती है उन वेन्स की जिनका मैंने पहले जिक्र किया। ग्रेड 2 क्या होता है कि ये सूजी हुई जो वेन्स या बवासीर है बाहर निकलेगी लेकिन ऑटोमेटिकली या ख़ुद ही अंदर चली जाती है। ग्रेड 3 वो होती है जो बाहर आती हैं और उनको फिर पुश करना पड़ता है, उनको अंदर धकेलना पड़ता है। और ग्रेड 4 वो होती हैं जो कि मुसलसल बाहर रहती हैं, उनमें सोज भी बहुत रहती है, उनमें दर्द भी बहुत रहता है। और इसका मतलब है कि जितना ज़्यादा इसकी ग्रेडिंग बढ़ती गई है उतना ज़्यादा फिर ये इसकी शिद्दत में इजाफा होता है। तो ये टाइप्स हैं जो मरीज़ों को समझने में मदद देती हैं कि किस लेवल पे या किस जगह पे वो खड़े हैं अपनी बवासीर को लेके। डॉक्टर इसकी तशख़ीस कैसे करते हैं कि जब आप एक दफ़ा कुछ अलामात जाके डॉक्टर को बताएंगे तो डॉक्टर पहले तो आपसे तफसील से सारा कुछ पूछते हैं, उसके बाद वो आपका फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन करते हैं और मुआयना करते हैं
कि जहाँ पे से आपको ब्लीडिंग हो रही थी या फिर जहाँ से कोई बवासीर बाहर आ रही थी। आम तौर पे तो ये तफसीलात काफ़ी होती हैं आपकी तशख़ीस के लिए, लेकिन फिर बाज़ औक़ात कुछ प्रोसीजर करने पड़ते हैं, जैसे एंडोस्कोपी या सिग्मोइडोस्कोपी। 2 ऐसे प्रोसीजर हैं कि इनमें से कोई एक भी डॉक्टर वो कर सकता है आपके अंदर की जो बवासीर है उसको तफसील से देखने के लिए कि उसके क्या हालात हैं। तो वैसे तो हम कहते हैं कि अगर किसी को भी पखाने वाली जगह से खून आ रहा हो तो इसको कभी भी आप लाइट ना लें, इसको कभी भी आप ऐसे ना करें कि डॉक्टर के साथ आपने बात ना की हो, क्योंकि अगर उम्र ज़्यादा है तो खुदा ना खास्ता जो बड़ी आंत का कैंसर होता है तो उसकी ये अलामत हो सकती है। और अगर उम्र कम भी है तो बाज़ का जब लोग दर्द के साथ उनको ब्लीडिंग होती है पखाने वाली जगह से, तो ये एनल फिशर या फिशर का मसला होता है। तो किसी भी ऐसी सूरत में तशख़ीस के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्टर के पास जाएँ, क्योंकि अगर फ़िशर भी है तो आपका डॉक्टर जब वो एक मुआयना करता है आपका, तो चाहे तो वो उंगली से मुआयना करे, चाहे तो वो स्कोप डाल के मुआयना करे, लेकिन आपकी तशख़ीस हो सकती है सिर्फ डॉक्टर से मिलने के बाद। अब अगर किसी को बवासीर हो चुका हो या उसको अलामात आई हुई और इब्तदाई दिन हों तो कुछ काम करके इसकी शिद्दत को कम करने की कोशिश की जा सकती है या इस मसले को रोकने की कोशिश की जा सकती है। जैसे पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ, ऐसी चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करें कि जिनके अंदर फ़ाइबर होता है, जैसे कि फल के अंदर होता है, सब्ज़ी के अंदर होता है, दाल के अंदर होता है, देसी गंदम की रोटी के अंदर होता है। इसी तरह से कोशिश करें कि रात को सोने से पहले पानी के अंदर या दही के अंदर शामिल करें इस सब गोल के जो छिलके की भूसी होती है उसको शामिल करके इस्तेमाल करें तो उससे आपको फ़ायदा मिलेगा। ज़्यादा मिर्च मसाले वाली चीज़ें मत खाएं। और इसी तरह से कोशिश करें कि जब दर्द हो या कोई इस किस्म का मसला चल रहा है बवासीर का, तो नीम गर्म पानी का टब लें और उसके अंदर 10 से 15 मिनट के लिए बैठें। इसे हम सिट्स बाथ कहते हैं। अगर आपको सोज बाहर है, बाहर की तरफ ज़्यादा निकली हुई है, तो ठंडे पानी की टकोर आप कर सकते हैं, वो भी आपको फ़ायदा देगी। तो ये कुछ होम रेमेडीज़, घरेलू टोटके या कुदरती तौर पे आप ऐसी चीज़ें हैं जो करके इसकी शिद्दत को कम कर सकते हैं और इस मसले को इब्तिदा में कम से कम इतनी इजाज़त दे सकते हैं कि ये आपको नुकसान पहुंचाए। जो आप घरेलू टोटके इस्तेमाल करते हैं और कुदरती चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, तो उनके साथ साथ आपका जो डॉक्टर है जिसने आपका मुआयना किया था, आपकी तशख़ीस की थी कि आपको बवासीर है, तो वो इब्तदाई तौर पे आपको कुछ अद्वियात भी लिख के देते हैं, जिसमें शामिल होते हैं, एक को हम कहते हैं लैक्सेटिव्स एंड स्टूल सॉफ्टनर्स। यानी आम ज़ुबान में समझ लें कि इन दवाइयों या सिरप्स का मतलब होगा कि ये आपका जो मोशन है, आपका जो स्टूल है, उसको हार्ड नहीं रहने देंगे, उसको नरम कर देंगे, ताकि जब आप इसको पास करें स्टूल को तो यहाँ पे प्रेशर ना पड़े, जो वजह बनी थी इस मसले के शुरू होने की और इसकी शिद्दत को बढ़ाने की। दूसरे नंबर पे आती हैं कुछ ऐसी लगाने वाली क्रीम्स, यानी टॉपिकल क्रीम और स्पोस्ट्री। जो स्पोस्ट्रीज़ क्या होती हैं, जो इस एरिया में अंदर डाली जाती हैं, और इन दोनों का मकसद क्या होता है, क्रीम लगाने का और स्पोस्ट्री का, ताकि यहाँ पे सोज को कम किया जाए और दर्द को कम किया जाए। तीसरे नंबर पे फिर आती हैं दर्दों की खाने वाली अद्वियात। तो आपका डॉक्टर आपकी पूरी सूरत हाल को देख के फिर आपके लिए मुनासिब अद्वियात, अगर वहाँ पे इन्फेक्शन है तो हो सकता है कि कोई एंटीबायोटिक भी दें, लेकिन ज़ाहिर है ये तमाम चीज़ें आपके डॉक्टर आपको लिख के देंगे। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि ऐसे कोई भी दवाई शुरू करने से पहले एक दफ़ा अपने डॉक्टर के साथ मशवरा ज़रूर कर लें। और दोस्तों, सबसे आखिर में, अगर सारे जो भी किया हमने अभी, चाहे अद्वियात हो या बाकी टोटके हों या नेचुरल वे ऑफ ट्रीटिंग हो, वो काम ना कर रहा हो, तो फिर बात जाती है सर्जरी की तरफ। सर्जरी हर केस में ज़रूरत तो ज़ाहिर है कि नहीं होती, और सर्जरी में हमारे पास 4 ऑप्शन होते हैं, आप इंटरवेंशन भी इसको कह सकते हैं। पहली होती है रबर बैंड लाइगेशन। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि वो हेमरॉयड या बवासीर जो अंदर होती है, तो उसको रबड़ बैंड लगाए जाते हैं और वो कुछ ही हफ्तों में उसकी ब्लड सप्लाई रोक दी जाती है, तो कुछ ही हफ्तों में फिर वो ख़त्म हो जाता है। तो एक ऑप्शन ये होता है। दूसरे को हम कहते हैं इंजेक्शन स्क्लेरोथेरेपी, जिसमें एक मखसूस इंजेक्शन लगाया जाता है बवासीर वाले एरिया पे, तो वहाँ पे भी फिर ये जो खून की नालियाँ हैं इनको यानी ख़त्म किया जाता है। तीसरे को हम कहते हैं कि वो लेज़र फोटोकोएगुलेशन या लेज़र कोएगुलेशन, इसे हम कहते हैं। इसमें लेज़र की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए खून की इन नालियों के अंदर कोएगुलेशन का एक ऐसा प्रोसेस किया जाता है जिसके नतीजे में ये नालियाँ ख़त्म हो जाती हैं। और अगर सब कुछ काम ना करे, हालात बहुत ज़्यादा ख़राब रहें, दर्द बहुत ज़्यादा रहे, या फिर ये जो हेमरॉइड्स हैं, बवासीर हैं, बाहर ज़्यादा रहे हर वक्त, तो फिर सर्जरी करके इनको हटा दिया जाता है, जिसको हम कहते हैं हेमरॉइडेक्टमी। एक्टमी हमेशा वहाँ पे होगा जहाँ पे कोई चीज़ को काट के फारिग करना हो, साइड पे करना हो, फेंक देना हो। जैसे
हम कोलिसिस्टेक्टमी कहते हैं कि गाल ब्लैडर या जो पित्ता होता है उसको काट के एक्टमी। इसी तरह से थायराइड को जब हम रिमूव करते हैं थायराइडेक्टमी। जब हम बच्चादानी को हम रिमूव करते हैं तो यूट्रस को उसको कहते हैं हिस्टेरेक्टमी। तो इसी तरह से ये क्या है, हेमरॉयडेक्टमी, कि हेमरॉयड्स यानी बवासीर को निकाल दिया। तो ये ऑप्शन है। तो इस तरह आपको इस वीडियो से अंदाज़ा हुआ कि एक ऐसा मसला जो पाकिस्तान में बहुत कॉमन है, मर्दों ख़वातीन दोनों में है, जिसमें हम लोग शर्मा के नहीं बात करते एक दूसरे से भी, डॉक्टर से के पास भी नहीं जाते। ना सिर्फ ये कि उसका मेडिकल में इलाज है, बल्कि घरेलू तौर पे भी आप कुछ ऐसा कर सकते हैं कि जिससे आप इस मसले से बच भी सकते हैं और इसको कम से कम करके अपनी ज़िंदगी नॉर्मल गुजारने की कोशिश भी कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में बताएं कभी ज़िंदगी में आपको बवासीर हुई, आपके किसी जानने वाले को हुई, अगर हुई तो क्या डॉक्टर ने बताया कि किस वजह से आपको हुई है और आपने घर में क्या किया कि जिससे आपको फ़ायदा हुआ, क्या ऐसा किया जिसकी सिर्फ बात थी और उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि ऐसी चीज़ भी बताएं कि जिससे नुकसान होने का भी डर होता है। और इसी तरह से फिर आखिरकार डॉक्टर ने आपको क्या इलाज दिया, तो ये सब कुछ आपने कमेंट सेक्शन में, अगर आपके पास वक़्त हो तो इसलिए ज़िक्र कर दें कि बहुत सारे लोगों को आपके कमेंट से फ़ायदा हो जाता है।